अगर हम नदियों को संरक्षित कर रहे हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को संरक्षित कर रहे हैं। अगर नदियां जीवित हैं तो संस्कृतियां जीवित हैं। ये वो नदी है जहां भारत में अन्य नदियों के साथ साथ इस नदी पर भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के सेशन को लेकर के आया हूँ। ये किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि इन नदियों का लंबाई का क्रम क्या है, इनका उद्गम क्षेत्र क्या है, किन किन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम वही गंगा जो दात्री है, वही गंगा जो इस भारतीय भूभाग की जीवनदायिनी है, जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया सिंचित होता है और इसी के भरण पोषण से सभ्यता जन्मती है। क्योंकि नदियाँ न सिर्फ जल को अधिग्रहित करती हैं, बल्कि ये संस्कृतियों की परिचायक भी होती हैं और संस्कृतियों का पालन पोषण भी करती हैं। अगर नदियाँ जीवित हैं तो संस्कृतियाँ जीवित हैं, और संस्कृतियाँ जीवित हैं तो हमारी विरासत हमारे आने वाली नस्लों को गर्व करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए नदियों का संरक्षण सिर्फ पानी का संरक्षण नहीं है, बल्कि विरासत का संरक्षण है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण है। अगर हम नदियों को संरक्षित कर रहे हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को संरक्षित कर रहे हैं। अगर हम नदियों को संरक्षित कर रहे हैं तो हम वैदिक एरा की सभ्यता को अपने आप में संरक्षित कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा रिवर सिस्टम का प्रमुख जो भाग है, गंगा नदी का जो मेन भाग है, वो गौमुख ग्लेशियर से ये गंगा उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, लगभग 5 राज्यों से इसकी प्रमुख शाखा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर बेसिन की बात करें कि पूरा गंगा नदी बेसिन यानी उसकी सहायक नदियों और सहायक नदियों की उप सहायक नदियां जो होती हैं, उनको मिला करके कहते हैं रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन में आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, तो आइए देखते हैं गंगा नदी, जिसे गंगा जी के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है, और ये भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के देशों से होकर बहती है। हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा, जिसे वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल करके बांग्लादेश में मेघना कहलाती हैं, और ये फिर जब बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती हैं तो उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, अपने साथ लाए हुए अवसादों का निक्षेपण करती हैं, और जिसके फलस्वरूप डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी बनाती हैं। ज्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पूर्व से उत्तरी भारत से होते हुए गंगा के मैदान से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, और सुंदरवन डेल्टा इसके डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर उसके बाद ये गंगा नदी जो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, उससे पूर्व इसमें कई सारी अन्य नदियां मिलती हैं, और फाइनली देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनंदा के संगम को
गंगा कहा जाता है। लेकिन उससे पहले कौन कौन से प्रयाग पाए जाते हैं, कई बार सीक्वेंसिंग में भी क्रम पूछ लेता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले ये अलकनंदा यहां से निकल रही है गौमुख ग्लेशियर से। यहां धौली गंगा जहां आकर के मिलेगी वो हो जाएगा विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद नंदाकिनी जहां आकर के मिलेगी अलकनंदा से, वो क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। फिर उसके बाद पिंडार गंगा जहां आकर के मिलती है अलकनंदा से, वो कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी जहां आकर के मिल रही वो रुद्र प्रयाग। और भागीरथी नदी जहां आके अलकनंदा से मिलती है वो देव प्रयाग करता कहलाता है। और इसको अगर सीक्वेंसिंग में याद करना चाहें नॉर्थ से साउथ, वी नंद करू देव, वी नंद करू देव। वी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, रू से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। वी नंद करूं देव। अगला है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये सांगपो दक्षिणी तिब्बत से निकलती है और फाइनली भारत में इंटर करते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और फिर फाइनली गंगा से मिल करके वापस से ये मेघना कहलाने लगती है, दोनों मिलकर के। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और अंत में बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी के रूप में जानी जाती है। दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदियों में इसकी गिनती होती है, ठीक है। अब यहां देखिए इसकी सहायक नदी कौन सी है, दिहांग, दिबांग, लोहित। फिर उसके बाद ये मिल रही है इसके बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से मिल रही है सुबनसिरी, जो सबसे बड़ी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। फिर कामेंग है, फिर मानस है, फिर उसके बाद अन्य छोटी मोटी नदियां हैं। फिर उसके बाद तिस्ता नदी भी आकर के फाइनली बांग्लादेश में मिलती है, जो सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से तिस्ता नदी निकलती है और तिस्ता नदी पे ही बांग्लादेश और भारत का विवाद चल रहा है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की एक और सहायक नदी है जो यहां से आकर के इसमें सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, असम भारत में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। बांग्ला भाषा में इसे जमुना कहते हैं, जब तक ये गंगा से नहीं मिलती है जमुना कहलाती है। और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी आदि हैं। इसकी सहायक नदियों में सुबनसिरी, तिस्ता, तोसा, लोहित, बराक आदि हैं। देश का सबसे लंबा ब्रिज ढोला सादिया ब्रिज, जो अरुणाचल और असम को जोड़ता है, वो इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और इसमें ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे बड़ा विश्व का नदी आइसलैंड बनाती है। माजुली द्वीप समूह, ये क्या है, माजुली द्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ी द्वीप है, नदी के द्वारा बनाई गई, ठीक है। और लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड का क्या है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर के बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए सिंधु रिवर। सिंधु रिवर ये भी तिब्बत में निकलती है, तिब्बत से। और ये सिंधु नदी में अन्य सहायक नदियां जास्कर हैं, श्योक हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप मेन काबुल नदी आकर के मिल रही है, घूमल नदी आकर के मिल रही है। और भारत से कुछ और नदियां क्या निकलती हैं, देखिए ये व्यास है, सतलज है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। मेन शाखा जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी शाखा है, ये चेनाब की है। यानी चेनाब जो है सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। किसकी किसकी सहायक नदी है बताइए, सिंधु रिवर सिस्टम की, ठीक है। तो झेलम चेनाब की सहायक हो गई, फिर रावी भी किसकी सहायक हो गई, चेनाब की। और फाइनली सतलज की सहायक हो गई चेनाब, ठीक है। सतलज की सहायक हो गई चेनाब।
सतलज नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। अब यहां देखिए सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है और इस नदी का अंत कराची के निकट अरब सागर में हो जाता है। और सिंध नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों में सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर और गरवंग आदि है। और इसी के नाम पे हिंद यूनानी लोग भारत का नाम सिंधु की जगह इंडू बोले और इंडू से ही क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है। इंडस रिवर, सतलज रिवर, ब्यास रिवर, इंडस की लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है। उद्गम कैलाश रेंज से होती है इसकी। ठीक है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से निकलती है। 170 किलोमीटर का भारत पाकिस्तान बॉर्डर बनाती है। चेनाब नदी कश्मीर घाटी से निकलती है। व्यास नदी केवल भारत में ही बहती है, यानी ये पाकिस्तान में इंटर नहीं करती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल से निकलती है और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है, जो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। चलिए, अब है दक्षिण की प्रमुख गोदावरी नदी। यहां देखिए जल शक्ति मंत्रालय का एक पिक है। इसमें लिखा हुआ है कि गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं और बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं। तो बूढ़ी गंगा कावेरी को और दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र में मुंबई के स्वयंबकेश्वर पहाड़ी के पास है, जो लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई पर है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इस नदी का पाट बहुत ही बड़ा है। गोदावरी की उप नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा या महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है इसकी प्रमुख शाखा जो है। ठीक है। और इसको याद करने का फॉर्मूला ये है इसकी सहायक नदियों का, हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स को आप गोदावरी से कैसे जोड़ सकते हैं, तो WPIP, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। ठीक है। इसके बेसिन में कौन से अन्य देश आ जाते हैं? मुख्य शाखा तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के भी कुछ सहायक नदियां आकर के यहां प्रवाहित होती हैं। और ये वो नदी है जहां भारत में अन्य नदियों के साथ साथ इस नदी पर भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। अन्य नदियों में गंगा नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में यही गोदावरी नदी और प्रयाग में गंगा के सामने क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट भी इसका बहुत जल्द लेकर के हम आएंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि नदियों की लंबाई का क्रम उत्तर भारत में क्या है, कौन सबसे लंबी है, कौन सबसे छोटी, और दक्षिण भारत का क्या है। दक्षिण भारत में एक फॉर्मूला है, गोकन महकता है। गोकन महकता है, ये दक्षिण भारत की लंबाइयों का क्रम है, सबसे लंबे से सबसे कम तक। गो से गोदावरी, के से कृष्णा, एन से नर्मदा, महकता म से, म और ह से हो गया महानदी, फिर क से कावेरी और त से तापी। गोकन महकता है। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, तो अन्य अभ्यर्थियों तक भी ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो रे एग्जामिनेशंस और पंचायत सचिव एग्जामिनेशन, पंचायत डेवलपमेंट अधिकारी की भी पोस्ट आ चुकी है और अन्य अदर एग्जामिनेशंस में भी जीएस के इस पोर्शन का ज्योग्राफी के महत्व है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अन्य अभ्यर्थियों की भी सहायता करें, ये वीडियो पहुंचा करके। देखते रहें एग्जाम 30। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।